5 साल पूरे लेकिन इंसाफ अभी भी अधूरा। ये इंसाफ अधूरा इसलिए है क्योंकि हमारी तरफ जो लगने वाले लोग हैं वही आरएसएस और बीजेपी की मदद कर रहे हैं हर तरीके से। कोर्ट की टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और क्या आगे कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली? आज नहीं तो कल उनके ऊपर मुकदमा भी होना है और उन्हें जेल भी जाना है और इन्हीं दिल्ली दंगों के केस में जाना है। क्या संविधान और लोकतंत्र दोनों के महत्व को खत्म या कम करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है? कोशिश नहीं, उनका तो प्रोग्राम है ना। 400 पार करके क्या करना चाहते थे जी? हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं सारी, ये आरएसएस के साथ मिलके हमारे खिलाफ काम कर रही है। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ, हर केस में यही खराबी करते हैं। ऐसे दंगे वाले मामले में उमर खालिद हो गए और खालिद सैफी हो गए, कई नाम ऐसे हैं, उनको जमानत नहीं मिल पाती। जब तक आपके लीडर्स फ्रॉड रहेंगे यही होगा जो हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली दंगों को 5 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी दिल्ली दंगों का जख्म हरा है। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, सैकड़ों FIR दर्ज हुए और कई लोग अभी भी इंसाफ की उम्मीद में। आज 5 साल बीत जाने के बाद भी सवाल बरकरार ये है कि दिल्ली दंगों के आरोपी जो जेल के भीतर हैं, जिनको लेकर अभी तक कोई खासा सुनवाई देखने को नहीं मिलती, किसी तरीके का भी एक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्या वो मुजरिम है? और अगर मुजरिम है या नहीं है तो क्या उनकी सज़ा जो जेल के भीतर काट रहे हैं वो सही है? आज तमाम चीज़ों पर बातचीत करते हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता महमूद प्राचा जी हैं। ये वो वकील हैं जो दिल्ली दंगों के आरोपियों के वकील भी रहे हैं, केस को लड़ा, कई लोगों को इंसाफ दिलाया। बहुत बहुत स्वागत है प्राचा जी। शुरुआत किससे की जाए, क्योंकि दिल्ली दंगों के बारे में जब जब बातचीत की जाती है, जब जब सवाल उठते हैं तो कई सवाल आते हैं सामने। और अभी का अगर हम बात करें तो दिल्ली दंगों में जो शामिल, चाहे वो भड़काऊ भाषण थे, नफरती बयान या फिर शामिल किसी भी तरीके से थे, कुछ मंत्री बन गए और कुछ अभी भी जेल के अंदर हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? 5 साल पूरे लेकिन इंसाफ अभी भी अधूरा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि 5 साल तो पूरे हो गए लेकिन इंसाफ अधूरा है। लेकिन ये इंसाफ अधूरा इसलिए है क्योंकि हमारे अपने लोग या हमारे अपने तरफ वाले लोग जो या हमारी तरफ जो लगने वाले लोग हैं वही आरएसएस और बीजेपी की मदद कर रहे हैं हर तरीके से। जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक टाइम पे सबसे ज़्यादा केसेस मेरे पास थे लेकिन मेरे ज़्यादातर लोग बरी हो गए हैं और या बेल पे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति अभी ऐसा है हमारे पास जो है, जो तस्लीम है, जो UAPA का केस जो है, जो आतंकवाद का केस है, उसकी ज़मानत बाकी है। बाकी सबकी हमने ज़मानत भी करा दी है और ज़्यादातर लोग उसमें से डिस्चार्ज भी हो गए, बरी भी हो गए। ये आधी लड़ाई है, यानी कि कम लड़ाई है, आधी से भी कम लड़ाई है जो हमने अब तक लड़ी है। असली लड़ाई वो है जिसकी वजह से मेरे ऑफिस में रेड भी हुई, मेरे ऊपर मेरा लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने और ऑर्डर्स के लिए लिखा और मुझे इन मुलजिमों का वकील हटाने के लिए भी दिल्ली पुलिस ने और उनके वकीलों ने पूरी जी तोड़ कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी वकालत का लाइसेंस कैंसिल कराने की भी जी तोड़ कोशिश की। वो असली काम क्या है कि हमने कपिल मिश्रा जी के खिलाफ, दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और आरएसएस और बीजेपी के दूसरे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ, जिन लोगों ने साजिश करके दिल्ली CA-NRC के जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहे थे 2020 की फरवरी में हमले किए और उसके बाद लोगों को झूठा फंसाया और उसके बाद पुलिस को और पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा उन्हीं के खिलाफ झूठे मुकदमे भी कर दिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में सिर्फ और सिर्फ हम ही वकील हैं, क्योंकि हमने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी FIR कराई, ये किसी और ने नहीं कराई। हमने जो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनको जेल भिजवाने का भी काम किया, ये किसी और ने नहीं किया। हमारे कई केसेस में हमने 156(3) के माध्यम से, अदालत के माध्यम से भी कार्रवाई करी। कपिल मिश्रा जी, अभी एक रिसेंटली ऑर्डर हुआ है जो पुलिस के SHO के खिलाफ तो FIR हुई, मगर कपिल मिश्रा जी के खिलाफ हमें ये बोला गया है कि आप MP MLA कोर्ट में जाओ। उनके खिलाफ भी कई कार्रवाइयाँ चल रही हैं, बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। हालांकि ये जो FIR का ऑर्डर हुआ था SHO साहब के खिलाफ, उसका सेशंस कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन ये तो होता ही है और होना ही है। ये लड़ाई हमारी लंबी है और लंबी होने की वजह क्या है? क्योंकि इन मजलूमों का दोहन तो बहुत लोगों ने किया, चूसा तो बहुत लोगों ने इन्हें आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलके। जैसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल है उनका असदुद्दीन ओवैसी साहब का। कहाँ हैं वो? हम तो आज भी मुझे कड़कड़डूमा भी जाना पड़ता है। कड़कड़डूमा की अदालत में आज ऑनलाइन पेश होकर हमने जिरह की केस में बरी कराने के लिए लोगों के लिए,
ओवैसी साहब कहाँ हैं अब? चुनाव ख़त्म, बाय बाय टाटा। कहाँ है उनकी सारी टीम? चुनाव ख़त्म, बाय बाय टाटा। ये बेचारे जो मुस्तफ़ाबाद के ताहिर हुसैन और यहाँ शिफाउर रहमान जो मजलूम थे, उनको ब्लैकमेल करके, धमकियाँ दिलवा के या जिस भी प्रकार से लालच दे के उनको कैंडिडेट बनवाया, आरएसएस और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचवाया, 68 की 68 सीटों पे पोलराइज करने की कोशिश की। 2 सीटों पे में से 1 सीट तो हरवाई दी। ये सब काम किए और ये सब काम करके अब अपने हैदराबाद में बिरयानी खा रहे हैं आराम से बैठ के। कहाँ हैं? आए ना अब। तो ये आरएसएस के जो बी टीम नहीं है, जो आरएसएस के मेन एजेंट्स हैं, ये जिम्मेदार हैं सबके, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी को ये पता है कि इन सब चीज़ों का हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होना है, नुकसान तो कभी नहीं होना। एक तो लोगों को, बेगुनाह लोगों को फंसाया, उनके साथ ज़्यादतियाँ की, लोगों को मरवाया और अब पॉलिटिकल फ़ायदा भी उठाया ओवैसी साहब की मदद से। ये है सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात। लेकिन सर, जिस तरीके से कपिल मिश्रा को लेकर कोर्ट की टिप्पणी सामने आ जाती है और कोर्ट ये साफ कहता है कि जो पुलिस है वो कपिल मिश्रा से पूछताछ करने में असफल रही या फिर कोशिश की जा रही है कुछ छुपाने की, तो ऐसे में सवाल ये है कि कोर्ट की ये टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और क्या आगे कपिल मिश्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और दिल्ली दंगों को लेकर अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है? देखिए, जहाँ तक मैंने जो केस देखे और जिस तरह के सबूत कपिल मिश्रा जी के खिलाफ हैं, मुझे लगता नहीं है, टाइम ज़रूर लगेगा और टाइम लग रहा है ओवैसी साहब जैसे लोगों की वजह से, नहीं तो टाइम भी नहीं लगता, ये भी तय है। तो उनको आज नहीं तो कल उनके ऊपर मुकदमा भी होना है और उन्हें जेल भी जाना है और इन्हीं दिल्ली दंगों के केस में जाना है और उनके साथ उन भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को भी जाना है। समय ज़रूर लगेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चलने वालों के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर है, संस्थान भी क्योंकि उस ऑर्डर में भी है कि कितने लंबे टाइम तक कई जजेस भी बदले उसमें, तब जाके कहीं फैसला आया। तो हमारा काम मुश्किल है, रास्ता लंबा है, लेकिन हमारी तरफ सच है, हमारी तरफ सबूत हैं, हमारी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है और हमारे पास रीढ़ की हड्डी है और हम आरएसएस और बीजेपी के एजेंट नहीं हैं। तो जीत ज़रूर होगी हमारी। कपिल मिश्रा जी के खिलाफ केस भी दर्ज होगा और उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर, जो व्यक्ति कानून के सामने यानी कि पुलिस कर्मियों के सामने खड़े होकर भड़काऊ और उकसाऊ भाषण देते हैं, वो व्यक्ति आज कानून मंत्री बन चुके हैं, तो इसे क्या समझा जाए? हास्य का एक पात्र बन चुका है क्या ये तमाम चीज़ें? नहीं, इसमें कोई भी मतलब मुझे तो ना हैरानी हो रही है, ना मुझे कोई कुछ भी हैरानी नहीं हो रही। आरएसएस और बीजेपी के लोग संविधान के जितने बड़े विरोधी लोग होंगे उन्हीं को तो आगे करेंगे। जो कानून को सबसे ज़्यादा तोड़ने में सक्षम होंगे उन्हीं को तो कानून मंत्री बनाया जाएगा आरएसएस और बीजेपी के राज में। अब जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब की तस्वीर हटा दी सीएम के रूम से, तो मुझे तो इसमें बड़ी हैरानी हो ही नहीं रही है, कोई हैरानी नहीं हो रही है। आरएसएस और बीजेपी के लोगों के मन में तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति घृणा है। सबसे ज़्यादा बड़ा दुश्मन अगर कोई किसी को मानता है आरएसएस और बीजेपी के लोग, तो बाबा साहब को मानते हैं। उन्होंने ही तो मनुस्मृति जला के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही तो मनुस्मृति जला के भारत का संविधान लाया था उसकी जगह पे, तो उनसे नफरत नहीं करेंगे। अमित शाह जी ने कितनी प्लानिंग करके बाबा साहब को कितने अपशब्द कहे पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि हम वहाँ हमें इम्यूनिटी है। उसके बाद अपने सारे वर्कर से कितनी उस बात को हाईलाइट कराया, बार बार सोशल मीडिया पे उसको वायरल करवाया अपने ही कार्यकर्ताओं से। क्यों? क्योंकि बाबा साहब के लिए वो अपशब्द आरएसएस और बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी, अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी थी। उनको बाबा साहब को बुरा भला कह के जो बहुजन समाज के लोग हैं उनका टेम्परेचर चेक करना होता है। अगर रिएक्शन ना हो तो उससे बड़ा हमला होगा, रिएक्शन ना हो तो उससे बड़ा हमला होगा। तो ये फ़ोटो तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है उससे, क्योंकि बाबा साहब की फ़ोटो कहीं होती है और मनुवादियों के पास होती है, तो हमें दुख भी होता है कि मनुवादी उस फ़ोटो की बेइज्जती कर रहे हैं, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो आराध्य हैं लगाओ उनकी फ़ोटो, जिन्हें हम पसंद करते हैं हमारे पीछे है उनकी फ़ोटो, जिनको आप बड़ा समझते हो आप लगाओ। अगर वो मोदी जी को पसंद करते हैं तो उनकी चॉइस वो है ना, ये दुनिया देखेगी कि हमारी चॉइस ये है, उनकी चॉइस मोदी जी है। जिस तरीके से पीएम मोदी संविधान को माथे से लगाते हैं और उन्हीं की सरकार उनकी तस्वीर को हटा देती है ऑफिस से, तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है ना कि सर, क्या संविधान और लोकतंत्र दोनों के महत्व को खत्म या कम करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है? कोशिश नहीं, उनका तो प्रोग्राम है ना। 400 पार करके क्या करना चाहते थे वो?
यही तो करना चाहते थे, संविधान खत्म, बाबा साहब का नाम खत्म करना चाहते थे। तो उनका तो अपना एजेंडा है, उस पर वो पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो उनका क्या है, या जो लोग अभी बाबा साहब का नाम लेना शुरू हुए हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग, उनको भी ये समझना चाहिए, अगर उनकी एग्जिस्टेंस है तो बाबा साहब के रास्तों पे चल के ही है, बाबा साहब के संविधान पे चल के है। और संविधान कोई किताब बचाने का नाम नहीं है, किताब दिखाने का नाम भी नहीं है, संविधान को अमल करने का नाम है। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज फिर जो हाथरस का केस है उसमें फिर सरकार ने साफ मना कर दिया उस बच्ची के परिवार को घर और मकान देने से, नोएडा और गाज़ियाबाद में। तो लेकिन उसके लिए तो किसी का दिल नहीं पसीज रहा, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जा रही है वहाँ पे अब, ना बड़े बड़े नेता हमारे खुद के जो बहुजन के नेता अपने आप को कहते हैं, जो वहाँ गए थे प्रोटेस्ट करने, वो भी गायब हैं हम सब। तो ये दिल से अम्बेडकरवादी होना और दिखाने के लिए अम्बेडकरवादी होना में फ़र्क है। उसमें हमारे अपने लोग भी शामिल हैं और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग भी शामिल हैं। इसमें मैं किसी को भी दो नज़र से नहीं देखता हूँ, वरना आज सबको हाथरस की बच्ची के उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। जो नहीं है वो मन से अम्बेडकरवादी नहीं है। मामले के बाद एक सामने आते हैं सर, लेकिन दिल्ली दंगों की अगर हम बात करें तो वहाँ कई बार ऐसा हुआ है जब कोर्ट ने पुलिस की आलोचना की है, टिप्पणियाँ, सख्त टिप्पणियाँ सामने आती हैं। कोर्ट ये भी कहता है कि जो अभियुक्त है उसको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, एक साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जांच सही तरीके से नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ टिप्पणियाँ आती हैं, किसी तरीके का एक्शन नहीं आता, किसी तरीके की मदद नहीं दिखती। देखिए, मैं अदालतें कितने निष्पक्ष रूप से काम कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो सबसे बड़ी टिप्पणी हो चुकी है। उस दिन हमको भी शौक लगा था जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, सिटिंग जजेस ने 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि हमारे ऊपर दबाव है, सुप्रीम कोर्ट के 4 मौजूदा जजेस ने। तो उस दिन से हमें भी शौक लगा और उस दिन से हमने इस नज़र से देखना शुरू किया कि न्यायाधीश भी कितने दबाव में काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई हैरानी नहीं है, हर एक संस्थान के ऊपर दबाव है, अदालतों के ऊपर भी दबाव है। और उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल ये एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल था, जो कि वकीलों ने मजबूती से अभी कुछ टाइम तक के लिए रोक दिया है। लेकिन जो लोग वकीलों के ऊपर तक ऐसा हमला कर सकते हैं, उनके बारे में आप समझ सकते हैं कि वो न्यायाधीशों को भी क्या छोड़ रहे होंगे। न्यायाधीशों की ढाल तो हम वकील ही हैं, तो न्यायाधीश कितने दबाव में काम कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल अभी सुप्रीम कोर्ट में आ भी चुका है। लोकपाल जो हैं हमारे खानविलकर साहब, उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ ही क्रिमिनल एक्शन करने की तैयारी करा दी थी। उन्हीं के हथकड़ी हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस के खिलाफ हथकड़ी लगवाने की तैयारी कर रहे थे। ये तो वकील ही थे जिन्होंने रोक लिया। लेकिन जब वकीलों पे भी हमला हो रहा है तो आप समझ सकते हैं न्यायालयों पे कितना बड़ा दबाव होगा। लेकिन सर देखिए, दिल्ली दंगों को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कई परिवार इंसाफ के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। क्या उम्मीद की जाए कि कब तक इंसाफ मिलेगा, कब ऐसे परिवारों की गुहार सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, क्या उम्मीद की जाए? कोर्ट से अलावा जो हमारे अंदर के दुश्मन है ना, जैसे जी हमारी मुस्लिम तंजीमें हैं सारी, ये आरएसएस के साथ मिलके हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। मैं तो सीधे सीधे बोल रहा हूँ, हर केस में यही खराबी करते हैं और फिर अखबारों में छपवा लेते हैं अपने नाम झूठे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। मगर ये हर केस हमारा ख़राब करने के लिए पूरी जी तोड़ की कोशिश करते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। पुलिस के और आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ केस करने से रोकते हैं लोगों को। वो है असली कार्रवाई। वरना क्या फ़र्क पड़ रहा है, गुजरात के बाद मुजफ्फरनगर के बाद अलग अलग जगहों पे आरएसएस और बीजेपी के लोग अपने भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके हमले करते रहेंगे। हम वापस उनके खिलाफ न्यायोचित कार्रवाई नहीं करेंगे जो हमारी तंजीमें रोकती हैं लोगों को, और उसके बाद उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक के बाद एक। उनका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। वो तो सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जमीयतें क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं हमारी तंजीमें, उनको छुड़ा लेती हैं। कोई एक को छुड़ाने से क्या सब छुट जाएंगे, वो दूसरों के पास जाके प्रताड़ना करते हैं, फिर तीसरों के पास। और हमारे जो ये तंजीमों के लोग हैं, करोड़ों रुपए भी लोगों से चंदा वसूलते हैं। आरएसएस और बीजेपी से भी पैसे लेते ही होंगे, क्या पता फ्री में ही कर रहे हैं उनका काम। हम देखते हैं कि मामला कोई भी हो, बड़े लोग जो होते हैं जिनको नेता कहते हैं उनको ज़मानत मिल जाती है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर कोई क्रिमिनल मामला हो। लेकिन जब ऐसे दंगे वाले मामले में उमर खालिद हो गए, खालिद सैफी हो गए, कई नाम ऐसे हैं,
उनको जमानत नहीं मिल पाती? देखिए, एक व्यक्ति को छोड़ के हमने तो सब लोगों की अपनी बेल करा दी। अभी चंद्रचूड़ साहब कपिल सिब्बल साहब का नाम लेके कह रहे थे कि वो बाहर आके कुछ बोलते हैं, कोर्ट में कुछ बोलते हैं। तो ये तो, और वो किसके वकील हैं? वो हैं इन्हीं जो तंजीमें हैं उनके वकील। वो ये भी बोल चुके हैं कि हम सारे केस तो जीतने के लिए नहीं, कुछ केस हम हारने के लिए भी लड़ते हैं, ये कपिल सिब्बल साहब बोलते हैं। उसके अलावा चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि 10वीं बार डेट इन्होंने ली और फिर कह रहे हैं कि फैसला नहीं करते। कपिल सिब्बल साहब के बारे में ही बोल रहे थे। वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये तो कपिल सिब्बल साहब को बोल के बताना चाहिए उन्हें। तो क्या आप ऐसे मामलों को पुरजोर तरीके से उठाएंगे सर वापस? नहीं, जो हमारे पास आएगा, मैंने तो अपनी चिट दिखा दी ना, क्लीन चिट है मेरी। तो मैंने वापस भी मुकदमे कराए, मेरे अलावा किसी ने मुकदमा नहीं कराया पुलिस के खिलाफ और ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों। क्या आप ये मानते हैं तो सर कि इसमें गलती हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। हमारी तरफ से गड़बड़ी है, आरएसएस और बीजेपी को जो करना है वो तो वो करेंगे ही। हमारा रिस्पांस क्या ढुलमुल है, क्या हमारे लोग मिले हुए हैं उनसे, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या आप ये मानते हैं सर कि दिल्ली दंगा जो है वो एक तरीके का प्रयोग था? नहीं, प्रयोग नहीं, प्रयोग तो गुजरात, उससे पहले कब से प्रयोग चल रहे हैं। वो तो रेपिटेशन थी ना। ये तो कहिए कि हम लोग थे यहाँ पे, वरना गुजरात को रिपीट किया जाता है। यहाँ पूरे वेस्टर्न यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में ये तो रोक लग गई हम लोगों की वजह से, क्योंकि हमने मजबूती से कानूनी कार्रवाई की। और उसके खिलाफ मेरे प्रति क्या रोष है आरएसएस और बीजेपी को, जो मेरे ऊपर हर तरह से हमला करते हैं। अवैसी साहब के ऊपर तो कोई हमला नहीं होता ना, मेरे ऑफिस में रेड भी होती है, ये भी होती है, और फिर उनके ऊपर एक गोली चलती है, नहीं चलती, बुलेट प्रूफ कार पे या नहीं बुलेट प्रूफ कार पे, और उसके बाद उन्हें Z+ दे दी जाती है। मेरे ऊपर तो खुद ही पुलिस हमले कर रही है। तो ये फ़र्क है। जब तक ये फ़र्क नहीं समझेंगे लोग, यही होगा। जब तक आपके लीडर्स फ्रॉड रहेंगे, यही होगा जो हो रहा है। वरना मुश्किल इतनी बड़ी है नहीं जितनी नज़र आती है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और बारीकी से समझाने के लिए, क्योंकि 5 साल दिल्ली दंगों को बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी कई परिवार इंसाफ की इंतज़ार में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके परिवार के सदस्य जल्द जेल के बाहर आएँ। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, इंटरव्यू को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।